Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about diazepam injection. So that is comes under the brand name of Campos इंजेक्शन Campos इंजेक्शन. सो इसे हम क्या कर सकते हैं, डाइजेपम इंजेक्शन हमारा सॉल्ट कंपोजिशन है एंड Campos दिस इज़ द ब्रांड नेम एंड ये इंट्रामस्कुलर रूट में भी दिया जा सकता है, इंट्रावेनस भी आप दिया जा सकता है. तो पहले ये क्लियर करो कि हम इसे IM भी दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ें. तो हमारा सॉल्ट कंपोजिशन आज क्या है, कैम्पोज इंजेक्शन का जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो डाइजेपम है. तो आज हम क्या करेंगे, डाइजेपम के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे. डायाजेपम, ठीक है, डायाजेपम. ओके, सो डायाजेपम बेसिकली क्या है, डाइजेपम इज ए बेंजोडायाजेपिन होता है. ठीक है, ये एक बेंजोडायाजेपिन डेरिवेटिव होता है. सो डायाजेपम इज ए benzodiazepine with anticonvulsant उसके साथ उसके पास क्या प्रॉपर्टी होता है, एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी होता है, सेडेटिव प्रॉपर्टी होता है. ये सेडेटिव के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं. मसल रिलैक्सेंट के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं. मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इसे हम यूज कर सकते हैं. एंड एमनेजिक प्रॉपर्टी होता है, एमनेजिक प्रॉपर्टी. नाउ इस पर हम ये वर्ड पावर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीडेटिव क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट क्या होता है, एंटी कन्वल्सेंट क्या होता है, कन्वल्सेंट क्या होता है, एंजियोलाइटिक क्या होता है, इसके ऊपर वर्ड पावर के ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे. इसके लिए आप चिंता मत करो. फिलहाल के लिए जान लो कि डाइजेपम एक बेंजोडायाजेपिन कैटेगरी का ड्रग होता है जो एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर यूज होता है, एंजियोलाइटिक के तौर पर यूज होता है, सीडेटिव के तौर पर यूज होता है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज होता है, एमनेजिक प्रॉपर्टीज के पास होता है. पहले टर्म को समझो, ठीक है, बाद में उसकी मीनिंग जो होता है उसे हम जानेंगे. ठीक है, नाउ डाइजेपम में बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि एडल्ट डोसेज हम इसे कितना दे सकते हैं. देखो, एडल्ट डोसेज की जब मैं बात करता हूँ तो मैं रिमाइंड आपको कर दूँ, एडल्ट डोसेज जो होता है वो प्रैक्टिकली अगर क्लिनिकल स्पीकिंग तो ग्रेटर दैन 50 kg होना चाहिए. एंड उसका जो एज प्रोफाइल होना चाहिए वो कम से कम आपका 14-15 साल आप पकड़ के चलो. 14-15 साल से कम एभव होना चाहिए, ग्रेटर दैन ये होना चाहिए. ठीक है, 14-15 साल, या फिर आप एभव 18 ईयर कर सकते हो. एभव 18 ईयर पूरा कंफर्टेबल जोन में अगर आप जाना चाहते हो तो एभव 18 ईयर आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये होता है एडल्ट डोसेज. डोसेज का मतलब क्या होता है, डोसेज का मतलब होता है डोज प्लस एज. मतलब डोज मतलब कितनी मात्रा देंगे. मान लीजिए 5 mg हो गया, 10 mg हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज डोज. एज मतलब क्या होता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है. सो दिस इज एज. एज मतलब आपका एज कितना है, आपका वयस कितना है. एंड डोज का मतलब कितना देना है. तो डोसेज क्या हो जाएगा, डोज प्लस एज इज इक्वल टू डोसेज. तो हमारे वयस के अकॉर्डिंग हमें कितना मात्रा देना चाहिए, सो इसे कहा जाता है डोसेज. एंड अगर बोला जाएगा डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म क्या होता है, बेसिकली एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, इसमें बहुत सारे आते हैं एडिटिव, एक्सिपिएंट, वो वगैरह वगैरह, वो जो होता है. सो उसको एक सुइटेबल फॉर्म में जब एक पेशेंट को दिया जाता है उसे बोला जाता है डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म में आपका क्या आएगा, टैबलेट आएगा, कैप्सूल आएगा, इंजेक्शन आएगा,
बहुत सारे आएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा डोसेज फॉर्म। आई थिंक डोसेज क्या होता है, डोसेज फॉर्म क्या होता है, समझ में आ रहा है। अडल्ट हम किसको बोलेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक। नाउ सो पहले हमारा कंडीशन की ओर जाएंगे, एक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल। एक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल। इथेनॉल किसके कौन लेता है, ये जो घोड़ा मदुआ जेतिक न था, घोड़ा मदुआ जिते सब घोड़ा मदुआ से को एक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल कहा जाएगा। एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा कोई शराब पी रखा है। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक, मतलब 5-10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल ऐसे पीते आ रहा है, उसे क्रोनिक बोला जाएगा। एक्यूट मतलब बहुत जोर से पिया हुआ है, मतलब 1 क्वार्ट 2 क्वार्ट 4 क्वार्ट ऐसे अगर किसी ने उड़ाया दिन भर पीता रहता है तो उसे एक्यूट बोला जाएगा। तो उसको जब हम विथड्रॉल करेंगे, एंड इन फैक्ट डाइजेपाम इज वेरी फेमस इन एक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास IMIV हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली कितना देना पड़ेगा, 10 mg आपको इनिशियली देना पड़ेगा, 10 mg इनिशियली आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रारंभिक रूप से IMIV अगर आप दे रहे हो 10 mg इनिशियली देना पड़ेगा। नाउ सेकेंड स्टेप, 5 to 10 mg में बी एडमिनिस्टर्ड 3 to 4 आवर लेटर, ठीक है। 5 से लेकर के 10 mg में बी एडमिनिस्टर्ड administered 3 to 4 hour later, 3 to 4 hour later if needed, अगर ज़रूरत है तो ही आप एडमिनिस्ट्रेशन करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा स्टार्ट विथ लो डोज, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 mg इनिशियली दिया है तो आप लो डोज से स्टार्ट करो। कब स्टार्ट करना, 5 to 10 mg में बी एडमिनिस्टर्ड 3 to 4 आवर लेटर इफ नीडेड, माने 10 mg आपने दे दिया, उसके बाद 4 घंटा आपको वेट करना है। अगर कुछ सिम्टम में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो 5 mg करो, फिर 4 घंटा वेट करो, उसके बाद 10 mg दो, अगर 5 mg काम नहीं चल रहा है तो 10 mg दो, ठीक है। ऐसे करके दिया जाता है। और हमेशा ऐसा भी नहीं कि 5 से एकदम 10 से शिफ्ट कर लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हम बीच के फिगर में भी जा सकते हैं, 6 mg जा सकते हैं, हम 7 mg जा सकते हैं, 8 mg जा सकते हैं। तो ये फिगर को ट्राई करना, क्योंकि डाइजेपाम बहुत पोटेंट ड्रग होता है। एंड पोटेंट ड्रग में इसका आप देखो 10 mg क्या होता है भाई, हम अगर पैरासीटामोल अगर खाते हैं तो 650 mg खाते हैं, कहाँ 650 mg और कहाँ डाइजेपाम 5 mg। इसे आप सोच सकते हो डाइजेपाम कितना पोटेंट है, ठीक है। इसकी मात्रा जरा देखना, 10 mg मतलब कितना पोटेंट होगा। तो ऐसा नहीं इसको मतलब और एक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल में, एक्यूट मतलब बहुत सीवियर कंडीशन हो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब 10 mg हमेशा भी दो, क्योंकि मैं आगे चल करके इसके डिफरेंट ब्रांड नेम भी बताऊंगा। ये इतना पोटेंट होता है, अगर आप 2 mg से स्टार्ट करोगे भी चलेगा, 5 mg से भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। तो इसका डॉक्टर क्या करता है, मतलब ये देखता है कि इसको कितना देना चाहिए, ठीक है। इसका प्रॉपर डोज कैलकुलेशन होता है, ठीक। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज अगर होगा तो आप कहीं ना कहीं बच जाओगे, ठीक है। वरना ये इतना पोटेंट है, अगर बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन होता है, आपको डोज के बारे में अगर जानकारी नहीं तो गलती से अगर दे भी दोगे तो पेशेंट का डेथ होने का भी संभावना है, ठीक है। ये बहुत पोटेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया IMIV रूट की बात। नाउ कमिंग टू द ओरल रूट। आपको सारे रूट एंड सारे इंडिकेशन वाइज आपको मात्रा पता होना चाहिए, ठीक है। सो ओरल रूट में अगर हम देखेंगे 10 mg एडमिनिस्टर्ड करेंगे, 10 mg एडमिनिस्टर्ड करेंगे।
जनरली कितने टाइम एडमिनिस्टर करेंगे, 3 to 4 टाइम्स हम एडमिनिस्टर करेंगे ड्यूरिंग द फास्ट 24 आवर। सो जनरली हम 10 mg एडमिनिस्टर करेंगे 3 to 4 टाइम। 3 to 4 टाइम मतलब अगर 3 के हिसाब से हम देखेंगे तो कितना होगा, आई थिंक 8 आवर होगा। 4 के हिसाब से देखेंगे तो एवरी 6 आवर, तो एवरी 6 आवर दे सकते हो, एवरी 8 आवर आप दे सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो 10 mg 3 to 4 टाइम आप दे सकते हैं ड्यूरिंग द फास्ट 24 आवर, मतलब ये आपका फास्ट डे हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द फास्ट डेज। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाई डिक्रीज टू 5 mg 3 to 4 टाइम्स डेली आज नीडेड। सो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये डिक्रीज कर देना, डोज डिक्रीज कर देना। 5 mg आप दोगे 3 से लेकर के 4 टाइम, मतलब एवरी 6 आवर से लेकर के एवरी 8 आवर तक। ठीक है, ये 5 mg ऐसा चलेगा। और ये कितना चलेगा, डेली चलेगा, डेली चलेगा आज नीडेड। पेशेंट के सिम्टम के अनुसार ये डोज होता है, पेशेंट के सीवियरिटी के अनुसार ये डोज होता है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते सर 10 mg देंगे ही देंगे, सर 5 mg देंगे ही देंगे, ऐसा कहानी नहीं, इधर नहीं चलता है। ठीक है, पेशेंट ज़्यादा सीवियर तो 10 mg चलेगा, पेशेंट थोड़ा मॉडरेट तो 5 mg चलेगा, उससे भी नीचे तो 2 mg चलेगा। तो पेशेंट के कंडीशन अकॉर्डिंग ये सब डोज निर्धारित होता है। ठीक, एंड यहाँ पर डोज रिडक्शन क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि एक तो डाइजेपम को लंबे टाइम तक हम यूज नहीं कर सकते हैं। जनरली डाइजेपम का जो ट्रीटमेंट चलता है वो जनरली 8 से लेकर के 12 वीक चलता है, लेकिन आम तौर पर इन जनरल आपका 4 वीक चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरी बात, डाइजेपम का अगर किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे हठात बंद कर देना चाहिए, नहीं चाहिए। मान लीजिए आप हेमोप्टिसिस के केस में जो आज हमने लेक्चर पढ़ा था, काम्पोज इंजेक्शन वहीं से आया ना। तो काम्पोज इंजेक्शन जो होता है वो हेमोप्टिसिस के केस में दिया जाता है। ठीक है, तो काम्पोज इंजेक्शन 5 mg वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो जब ट्रीटमेंट ये चलेगा, इसका मतलब ट्रीटमेंट को पूरा जब ये मान लीजिए बलगम के साथ जो खून आता है हेमोप्टिसिस के केस में ये दिया जाता है, आपका प्रॉब्लम अगर शट आउट हो गया तो इसका मतलब आप डाइजेपम के ट्रीटमेंट को पूरा बंद नहीं करोगे, इंस्टेंटली ये बंद नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअली इसका डोज को रिडक्शन किया जाता है, ग्रेजुअली। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इतना लंबा नहीं कि 8 से लेकर के 12 की भी पास हो जाए। ठीक है, इतना भी लंबा नहीं जाना है। तो ये डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे, एंड ये धीरे धीरे ग्रेजुअल डोज को डिक्रीज कर करके भले ही आपका जो भी कंडीशन रहा होगा, जो भी डिजीज रहा होगा, अगर वो शट आउट हो जाएगा फिर भी डाइजेपम का ट्रीटमेंट चलेगा। क्योंकि डाइजेपम के ट्रीटमेंट को अगर हम सडनली स्टॉप कर देंगे तो जो चीज़ हमारे साथ हो रहा था वो और भी कंडीशन सीवियर हो जाएगा। पहले क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे एडिक्शन वाइज प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एडिक्टेड भी आपको करता है। ठीक है, एडिक्शन प्रॉब्लम होगा, आपको नींद ठीक से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप एडिक्टेड हो, डाइजेपम नहीं मिलेगा तो नींद का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है जो आगे चल करके हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानो कि डाइजेपम का ट्रीटमेंट इंस्टेंटली डिजीज़ ख़त्म हो जाने के बाद भी या फिर आपके साइन एंड सिम्टम में सुधार आने के बाद भी डाइजेपम का ट्रीटमेंट हमेशा एकदम एट सडन तो बंद नहीं होता है। ये थोड़े दिन के लिए डाइजेपम का ट्रीटमेंट निश्चित तौर पर ये चलता है। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन जो हम देखेंगे, एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी में जनरली बेसिकली आपका सिम्टम वाइज एंजाइटी हो या फिर आपका डिजॉर्डर वाइज, ठीक है, जो भी आप इसे बोलो,
ठीक है। तो इस केस में क्या जनरली किया जाता है, इस केस में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रहेगा, ठीक है। तो इसमें 2 mg से लेकर के 10 mg एडमिनिस्टर कर सकते हो 2 to 4 टाइम्स डेली डिपेंडिंग ऑन सिम्टम एंड सिवियरिटी, ठीक है। 2 से लेकर के 10 mg आप एडमिनिस्टर कर सकते हो 2 से लेकर के 4 बार। 2 से लेकर के 4 बार मतलब एवरी 12 आवर कर सकते हो, या फिर 4 टाइम अगर हम बोलेंगे तो एवरी 6 आवर भी कर सकते हो, ठीक है। 2 to 4 टाइम्स आपको डेली इसे देना है डिपेंडिंग ऑन सिम्टम सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम सिवियरिटी। हमेशा सिम्टम के अनुसार ये सारा ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। एंड IM/IV रूट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी वही 2 से लेकर के 10 mg आप एडमिनिस्टर कर सकते हो एवरी 3 से लेकर के 4 आवर इफ़ नीडेड, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन सिम्टम सिवियरिटी। वही सेम कहानी है ओरल रूट में, वही घिसी पिटी कहानी हर जगह में चलेगा डिपेंडिंग ऑन सिम्टम सिवियरिटी। अच्छा, पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए लो डोज से स्टार्ट करो या फिर मिडिल डोज से स्टार्ट करो, कभी हाई डोज एकदम 10 mg में आपको नहीं जाना है, ठीक है। पहले आप लो डोज से ज़रा ट्राई मारो, अगर लो डोज से पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे डोज बढ़ाओ, क्योंकि डायजेपम एक तो पोटेंट ड्रग है। अच्छा, ओरल रूट में अगर टैबलेट फैबलेट में ये सब चीज़ करोगे तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर IM/IV खास करके IV रूट में अगर ये सब करोगे तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। तो आज हम एंग्जाइटी वाला चीज़ ख़त्म कर दिया, इसका बहुत सारे डोज पाटाना होता है, ठीक है। इसे हम किसी और दिन इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ जनरल जो ये होता है वो हम पहले जान लेते हैं। इसका पहले जनरल कंसिडरेशन कुछ जान लेते हैं। IV के केस में जो डाइजेपम को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है वो जनरली ऑन डाइल्यूटेड होता है बाय स्लो IV प्लूस। तो इसमें स्लो IV इन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, स्लो IV इन्फ्यूज़न होता है एंड ऑन डाइल्यूटेड होता है, मतलब इसको डाइल्यूटेड करने की कोई आवश्यकता नहीं। एडमिनिस्टर्ड ऑन डाइल्यूटेड बाय स्लो IV इन्फ्यूज़न, डू नॉट मिक्स विथ अदर सॉल्यूशन और मेडिकेशन, डू नॉट मिक्स विथ अदर सॉल्यूशन। इसको किसी और एक सॉल्यूशन के साथ आपको मिक्स नहीं करना है या किसी मेडिकेशन के साथ इसे मिक्स नहीं करना है। सो ये जनरल कंसिडरेशन के कैटेगरी में आता है। रैपिड इंजेक्शन में कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर पूरा नीचे चला आएगा, ठीक है। तो रैपिड इंजेक्शन में कॉज कौन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कई बार डेथ तक भी जा सकता है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो रैपिड IV इंजेक्शन को आपको अवॉइड करना है हमेशा। दूसरा, हाइपोटेंशन होने का भी खतरा है अगर रैपिड IV करोगे, ठीक है। अच्छा, इन अडल्ट मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट इज 5 मिलीग्राम पर मिनट, मैक्सिमम की बात कर रहा है। अडल्ट की अगर हम बात करेंगे, इन अडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट, मैक्सिमम इन्फ्यूज़न जो रेट होता है वो कितना होता है, 5 mg पर मिनट। पर मिनट में हमारा 5 mg ड्रग डिलीवर होना चाहिए। डू नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू स्मॉल वेन, एग्जाम्पल हो गला डॉर्सम ऑफ हैंड और रिस्ट। तो जब आप डाइजेपम को एडमिनिस्टर कर रहे हो इसे किसी स्मॉल वेन में एडमिनिस्टर्ड मत करना। स्मॉल वेन जनरली आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके रिस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं
या फिर आपके हैंड में, खास करके डॉर्सम साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल वेन में डाइजेपम को एडमिनिस्टर करने का गलती मत करना। अवॉइड इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन को आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है, ठीक है। इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड करो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ अ प्रेसिपिटेशन in IV fluid and absorption of a drug into the infusion bag and tubing. So continuous infusion is not recommended. आप अगर ये चाहते हो कि इसको किसी के साथ मैं मिसाऊंगा, किसी IV फ्लूइड के साथ, तो ये मत गलती करना। IV फ्लूइड में ये दिया नहीं जाता है। इसका कारण ये है कि कॉन्टिन्यूस जो इन्फ्यूज़न होता है, कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूज़न इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूज़न इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ अ प्रेसिपिटेशन इन आईवी फ्लूइड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इनटू द इन्फ्यूजन बैग एंड ट्यूबिंग, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूज़न इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ओरल में एडमिनिस्टर्ड विथ फूड और वाटर, तो ओरल, ये आईवी रूट का कहानी पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। ओरल के क्षेत्र में एडमिनिस्टर्ड विथ फूड और वाटर, इसका मतलब इसे आफ्टर फूड में किया जा सकता है विथ आप वाटर, खाने के बाद पानी के साथ टैबलेट को आपको पूरा करना है। डाइल्यूट और मिक्स ओरल कंसनट्रेट विथ वाटर, जूस, सोडा, एप्पल सॉस और पुडिंग बिफोर यूज। मेजर डोज ओनली विथ कैलिब्रेटेड ड्रॉपर प्रोवाइडेड, ठीक है। डाइल्यूट और मिक्स ओरल कंसनट्रेट विथ वाटर, जूस, सोडा, एप्पल सॉस और पुडिंग बिफोर यूज। मेजर डोज ओनली विथ कैलिब्रेटेड ड्रॉपर प्रोवाइडेड, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। रेक्टल में अगर आप, रेक्टल की बात हम बाद में करेंगे। तो आज आईवी और ओरल की बात हमने रखा है, ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। हाँ, मॉनिटरिंग पैरामीटर में कुछ चीज़ आपको जानना है जोटा बहुत निहाती दरकार है। मु खाली ता ऊपर कथा कहूँ, ठीक है। मॉनिटरिंग पैरामीटर रे हार्ट रेट आपको चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट आपको चेक करना है, ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है, उसके बाद उसका मेंटल स्टेटस, ठीक है, मेंटल स्टेटस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, डिजीनेस होता है, ठीक है। तो मेंटल स्टेटस आपको चेक करना है, ठीक, मेंटल स्टेटस। उसके बाद लीवर एंजाइम लेवल, लीवर एंजाइम लेवल को आपको चेक करना है। उसके बाद सीबीसी विथ लॉन्ग टर्म थेरापी, मान लीजिए सीबीसी विथ लॉन्ग टर्म थेरापी, तो जिस व्यक्ति का क्रोनिक केस आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिज्म होता है, तो उसका लंबा डाइजेपम का ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। तो उस केस में सीबीसी रिपोर्ट आपका हर मंथ में आपको सीबीसी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल साइंस ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल टॉक्सिसिटी फॉर कंटिन्यूअस हाई डोज एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इंट्रावेनस यूज अगर आप कर रहे हो, इंक्लूडिंग सेरम क्रिएटिनाइन लेवल, तो आपको सेरम क्रिएटिनाइन लेवल जांच कर लेना चाहिए, सेरम क्रिएटिनाइन लेवल, ठीक है, सेरम क्रिएटिनाइन लेवल। उसके बाद बॉन लेवल, ठीक है, बॉन लेवल। उसके बाद सेरम लैक्टेट लेवल आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद ऑस्मोल गैप, OSMOL, ऑस्मोल गैप, ठीक है।
ये बाद में सब चीज़ें जानेंगे कि ये हार्ट रेट क्यों चेक किया जाता है, रेस्पिरेटरी रेट क्यों चेक किया जाता है, बीपी रेट क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि असली पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। क्रिटिकली इल और mechanically ventilated patient assess and adjust sedation according to the scoring system that is called to Richmond agitation sedation scale और sedation agitation scale। जो माने क्रिटिकली इल पेसेंट होइतिबे किंबा मेकानिकली भेंटिलेटेड जो माने पेसेंट होइतिबे सेमानंकु आसेस कराहबो एंड एडजस्ट कराहबो सिडेशन, क्योंकि डाइजेपाम देले कौन हबो, डाइजेपाम देले पेशेंट को सिडेशन भी प्रॉपर्टी आता है, क्योंकि इसमें सिडेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, तो ये सब चीज़ शांत कर देगा, ठीक है। तो सिडेशन जो होता है, जो क्रिटिकली इल पेशेंट या मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट को, उसको हमेशा असेस किया जाएगा एंड एडजस्ट सिडेशन को एडजस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग सिस्टम। बेसिकली क्या स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पर होता है, रिचमॉन्ड एजिटेशन सिडेशन स्केल, ठीक है। इसके हिसाब से ये चीज़ होता है, या फिर सिडेशन एजिटेशन स्केल, ठीक है। तो ये होता है कुछ मॉनिटरिंग पैरामीटर के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी है, पेडियाट्रिक डोसेज है, मोड ऑफ एक्शन भी आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट है, ड्रग इंटरेक्शन होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग प्रोफाइल इसके अंदर है। तो ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। आज हम एक छोटा सा कुछ ब्रांड नेम लेते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रांड नेम आता है, फेमस ब्रांड नेम, जिसको बोला जाता है भालियम करके, ठीक है, भालियम। ना भालियम जो ब्रांड नेम होता है वो टैबलेट स्ट्रेंथ में आता है, 10 mg टैबलेट स्ट्रेंथ, एंड वो 10 टैबलेट टोटली ऐसा है आता है। उसी तरह से 5 mg टैबलेट आता है, इसमें भी 10 टैबलेट होता है। और एक होता है 2 mg वाला, इसमें भी आपका 10 टैबलेट होता है। और एक होता है काम्पोज करके एक ब्रांड नेम आता है, जो कि आज हमने पढ़ा है, काम्पोज करके ब्रांड नेम आता है, इसे सॉन फार्मास्यूटिकल ने बनाया है। तो इसका इंजेक्शन जो टाइप आता है वो 10 mg वाला आता है, एंड इसके क्वांटिटी आपका 2 ml होता है। उसी तरह से सिरप फार्मूलेशन में भी ये आता है, 2 mg वाला आता है, एंड इसमें 60 ml करके होता है, ठीक है। देन टैबलेट में भी आपका आता है 10 mg वाला, इसमें भी 10 टैबलेट है। उसी तरह से टैबलेट में 5 mg होता है, इसमें भी 10 टैबलेट होता है। तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताया। और एक फेमस ब्रांड नेम है मनीष करके, एंजल, ओके, बट एंजल ऐसे करके कुछ ब्रांड नेम है, एंजल, ये भी थोड़ा फेमस है। इसको मनीष ऐसे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी आई थिंक है, कुछ भी हो, वो टैबलेट स्ट्रेंथ में आता है, 2 mg आता है, इसमें जो क्वांटिटी आता है वो 10 टैबलेट करके आता है। उसी तरह से और एक चीज़ आता है उसी टैबलेट में 5 mg टैबलेट, ये भी आपका 10 टैबलेट क्वांटिटी में आता है। उसी तरह से 10 mg वाला कंपोजिशन आता है, इसमें भी 10 टैबलेट है। और एक इंजेक्शन फॉर्मुलेशन में आता है जो 5 mg वाला आता है, 5 mg, ये 2 ml, ठीक है। और एक आता है 5 mg, ये 10 ml। उसके बाद और एक टैबलेट वाला आता है जो 25 mg होता है, ये 10 टैबलेट। सो दीज आर द फेमस ब्रांड नेम एंड द फेमस डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे डाइजेपाम के ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
आज हमने कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए उसको हमने कवर अप किया। हालांकि डायजेपम का कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल अभी भी अधूरा है, ठीक है। तो आज हमने जनरल कंसिडरेशन का सिर्फ कवर किया, ओरल एंड आईवी। इसके बाद रेक्टल है, रेक्टल में जेल है, फिर सॉल्यूशन है, फिर इंट्रानाजल है। ये तीन को हमने कवर नहीं किया। मॉनिटरिंग पैरामीटर में हमने पूरा इसको ख़त्म किया। मॉनिटरिंग पैरामीटर पूरा आपका ख़त्म हो चुका है। ब्रांड नेम में जो फेमस ब्रांड नेम है उसको हमने आज कवर किया। एडल्ट डोसेज में हमने एक्यूट इथेनॉल विथड्रॉल में क्या डोसेज होता है उसको हमने जाना। एंग्जाइटी में क्या डोज दिया जाता है उसको हमने जाना। लेकिन उसके बाद मसल स्पाजम वो कवर नहीं हुआ। प्री प्रोसीजुरल एंग्जाइटी या सिडेशन वो कवर नहीं हुआ। फिर सीजर में जो ड्रग दिया जाता है, इंट्रानाजल हो या फिर आईवी रूट हो, रेक्टल जेल हो, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये सारा चीज़ कवर नहीं हुआ। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के रूप में ये यूज होता है एडजंक्टिव थेरेपी, तो ये भी हमने कवर नहीं किया। पेडियाट्रिक डोसेज में हमने कुछ भी कवर नहीं किया, तो ये पूरा खाली रहा। उसके बाद हमने डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल कुछ कवर नहीं किया। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन हमने कुछ नहीं देखा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमने कुछ ऐसा स्टडी नहीं किया। देन इंटरेक्शन प्रोफाइल हमने बिल्कुल नहीं किया। कॉन्ट्राइंडिकेशन वार्निंग प्रोफाइल बिल्कुल हमने नहीं छुआ। तो ऐसे करके आज हमने ये बताया कि धीरे धीरे करके हम इसको डिफरेंट जो एंगल होता है उसे हम स्टडी करेंगे। आप चैनल को सिर्फ सपोर्ट करना एंड इसी तरीके से आप एक एक चीज़ सिर्फ सुनते जाना, याद रह जाएगा। सारे चीज़ सुनने से ही याद रहता है। सुनते जाओ, याद करते जाओ, एंड जब भी बीच बीच में भूल जाओगे तो दोबारा उस चीज़ को देखना, आपको हमेशा याद रह जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में ऐसे कंप्लीट लेक्चर आज तक यूट्यूब के इतिहास में तो मैं कहीं पर नहीं देखा हूँ, ठीक है। और इसे मैं बाद में ऑर्डरली भी अरेंज करूँगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसे हम ऑर्डरली भी अरेंज करेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस।